भैया बहनों, आज हम लोग गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। तो डिडक्शन करेंगे हम लोग कूलाम्स लॉ किसके सहायता से? गॉस के नियम से। तो अब सुनिए, यहाँ पे आपका कूलाम का नियम क्या है? तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हमें निगमन करना है किसकी सहायता से? गॉस के नियम से। तो ध्यान देंगे, दो बिंदु आवेश मान लेते हैं कि एक आपका प्लस क्यू है और दूसरा आपका क्यू नॉट है। दो आवेश हो गए, एक यह बिंदु ओ पर स्थित आवेश है और यह मान लेते हैं बिंदु पी पर है और इनके बीच की जो दूरी है वह आर है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग गॉस के नियम से क्या क्या ज्ञात कर पाते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि हम बिंदु P पर यह बिंदु O पर स्थित आवेश के कारण क्षेत्र ज्ञात कर ले, क्या ज्ञात कर लें? क्षेत्र का मान ज्ञात कर लें। गॉस के नियम की सहायता से हम लोग क्षेत्र ज्ञात कर लें और जब क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग को मालूम है कि वैद्युत बल यह बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। तो वहां पर आवेश कितना है? Q नॉट है। तो इस तरह से वैद्युत बल यह बराबर Q नॉट ई। ठीक, तो ध्यान दे करना क्या है कि हमें पहला आवेश, किसी एक आवेश, जैसे दो बिंदु आवेश हैं, अब इसको हम एक को पहले इसको हम लोग Q1 मान सकते हैं, इसको Q2 मान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे किसकी सहायता से? तो गॉस के नियम की सहायता से। पहले हम लोग गॉस के नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, उसके बाद उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, F बराबर क्यू ई की सहायता से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। गॉस के नियम से किसी बिंदु पर यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो उस बिंदु से होकर जाए। तो देखिए, बिंदु P पर स्थित आवेश क्यू नॉट है, तो हमें यहाँ पर पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो बिंदु P से होके जाए और वह सममित हो, इस आवेश के सममित हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक गोले की कल्पना कर लेंगे। यह आपका एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। और उसके लिए फिर उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं। ठीक है, और उस क्षेत्रफल अवयव की बात करेंगे तो उसकी जो दिशा होगी वह उसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा की अंदिश पृष्ठ के लंबवत। तो इस तरह से यह हो गया क्षेत्रफल सदिश की दिशा और क्षेत्र की दिशा, तो क्षेत्र की दिशा भी यही हो जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे कि क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा क्या है? समान है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फ्लक्स जो होता है फाई ई, उसे ज्ञात करें। तो फाई ई, तो चूंकि छोटा सा भाग हमने लिया है क्षेत्रफल का, तो इस छोटे से भाग से बद्ध जो फ्लक्स होगा, उससे जो जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है तो वो भी सूक्ष्म ही होगा। तो डी फाई ई बराबर क्या होगा? ई इंटू डी ए। ठीक है, E और DA के बीच का कोण कितना है? 0 है। तो चलिए E DA cos 0 डिग्री, cos 0 का मान क्या होता है? 1। तो इस तरह से हो जाएगा यह EDA। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स हो गया वह हो गया EDA। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ, यह पूरा जो गॉसियन पृष्ठ है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालें तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो EDA क्लोज इंटीग्रेशन। तो इस तरह से अब आप क्या करेंगे? E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DA, तो यह हो जाएगा E संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वह कितना होगा? तो 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से फाई ई का मान हम लोगों ने ज्ञात किया, इसको समीकरण नंबर 1। अब ध्यान देंगे, फ्लक्स का मान हमने ज्ञात किया। अब हम गॉस के नियम से हम लोग या उसके प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध जो कुल फ्लक्स होता है वह कितना होता है? टोटल फ्लक्स हमारा फाई ई बराबर उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश,
तो कुल आवेश कितना है, Q है, उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको समीकरण नंबर 2 कर लें। समीकरण 1 और 2 को इक्वेट कर लेंगे तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखिए फाई का मान हम वहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा E 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो यह हो गया वैद्युत क्षेत्र का मान। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, यहाँ पर जो दूसरा आवेश है, यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अब देखिए हमको बल ज्ञात करना है, तो वैद्युत बल क्या होता है, तो आपको मालूम है कि वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वहाँ उपस्थित आवेश से गुणा कर देंगे, तो आवेश से गुणा कर देंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से बिंदु P पर वैद्युत बल यह बराबर वहाँ पर उपस्थित आवेश Q नॉट और वहाँ पर जो क्षेत्र है वह E है। तो E का मान हम लोग भर दें तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर इंटू Q नॉट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि वैद्युत बल F बराबर हो जा रहा है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यही वैद्युत बल के लिए कूलाम का नियम है। तो इस तरह से हम लोग गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन कर लिए। तो देखा जाए तो ये जो गॉस का नियम है ये कूलाम के नियम का ही परिणाम है। ठीक है, गॉस का जो नियम है वो कूलाम के नियम का ही क्या था, परिणाम है। और यहाँ देखेंगे कि ये जो कूलाम का नियम है इसका व्युत्पन्न वर्ग नियम के अनुसार होने पर ही ये प्राप्त हुआ। यदि यह व्युत्पन्न वर्ग नियम का पालन नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से आज हम लोगों ने गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन कर लिए। एक चीज और है, आपसे यदि ये कहा जाए कि गॉस के नियम से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग इसके कई सारे अनुप्रयोग पढ़े हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण या समतल आवेशित चादर के कारण या उसी में होगा हमारा किसी रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर ज्ञात करनी थी, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। इस तरह से आज देखा जाए तो गॉस के नियम और वैद्युत फ्लक्स का जो ये चैप्टर हमारा था ये समाप्त हो गया है और हम लोग हर टॉपिक पर अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व किए हैं। आज एक आध न्यूमेरिकल को और ले लेते हैं। जैसे इसी में एक प्रश्न है कि जैसे हाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे हम लोग, यदि कोई गॉस आपको प्रश्न ऐसा आ जाए कि कोई गॉसियन पृष्ठ आपको दिया हो कि किसी गॉसियन पृष्ठ पे फ्लक्स रेखाएं संख्या दिया हो कि इतनी फ्लक्स रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं और कितनी फ्लक्स रेखाएं इससे बाहर निकल रही हैं। आने वाली प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाएं और निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या यदि आपको दिया हो और यह आपसे पूछ लिया जाए कि इसके भीतर कितना आवेश है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको देखेंगे कि इस पे हम एक प्रश्न लेते हैं, जैसे है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो जो फ्लक्स रेखाएं जा रही हैं प्रवेश कर रही हैं 4500 और निकल रही हैं 2500। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं और 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र के बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, तो उस क्षेत्र के भीतर हमको आवेश ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे गॉस का प्रमेय जो हमारा है वो क्या कहता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमको यदि फ्लक्स की संख्या मालूम हो तो हम लोग क्यू को निकाल सकते हैं, क्यू मालूम हो तो फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्लक्स दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में कितना निकल रहा है या कितना प्रवेश कर रहा है फ्लक्स ज्ञात करिए। तो फाई ई बराबर क्या करेंगे, जो प्रवेश कर रहा है उनको ऋणात्मक ले लीजिए तो -4500 और जो निकल रहा है उसको धनात्मक ले लीजिए तो 2500। ऐसा करेंगे तो आपको चिन्ह के साथ आपको पता चल जाएगा कि फ्लक्स आपका ऋणात्मक है कि धनात्मक।
अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2000। तो इस तरह से आपका जो फ्लक्स है उसका परिमाण कितना है, 2000 है, लेकिन वो क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि प्रवेश करने वालों की संख्या अधिक है, और जब फ्लक्स प्रवेश कर रहा है इसका मतलब अंदर जो स्थित आवेश होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो हम लोग को यही से स्पष्ट हो जा रहा है कि फ्लक्स वो जो आवेश है वो आवेश क्या है, ऋणात्मक है। चलिए अब हम लोग मान ज्ञात कर लें उस आवेश का मान क्या होगा। तो Q बराबर क्या होना है, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान है -2000। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.10⁻⁻12 होता है। 8.9 गुणे 10⁻⁻12। इनका गुणा कर लेंगे तो जो मान आएगा वो आ जाता है आपका -1.78। -1.78 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। ठीक है, और यह चिन्ह हम लोग को मिल गया है कि माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब जो आवेश है वो क्या है, ऋणात्मक है, मतलब ऋण आवेश है। तो इस तरह से अन्य जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करिएगा। पहले आप उदाहरण को सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद फिर अपना आंकिक प्रश्न को हल करिएगा।